बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि उसको प्रॉब्लम हो रही है ये चीज़ समझने में कि इंचीज़ और एमएम के अंदर क्या फ़र्क है। शायद मेरा ख्याल है कि मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन आज उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें ग्रिड होता है, जिसकी हाइड और शो करने की जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट जी होती है। ये देखें, अब एक मेरे पास ग्रिड आ गया और डिफ़ॉल्ट में मैंने ये बताया था कि ये 10 mm का होता है। इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी जो ये टूल बार होती है जहाँ पे आप ट्रू व्यू देख सकते हैं और स्टिचेस और ये चीज़ें जहाँ पे देख सकते हैं, और वेक्टर को हाइड और शो करने के लिए भी आप देख सकते हैं, बिड मैप को देखने के लिए। यहाँ पे आप किसी भी आइकॉन के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर ये आपको ग्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देखें, ये ऊपर इसके आ रहा है इस विंडो के अंदर ग्रिड एंड गाइड्स, ठीक है ना। तो इसमें डिफ़ॉल्ट में 10 mm होता है। मैंने इसको 20 mm किया हुआ है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, लेकिन डिफ़ॉल्ट में ये 10 mm होता है। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर मैं एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ 4 इंचज़ में तकरीबन के उस बॉक्स के अंदर अंदर आए, और उसको मैं 4 इंच के बाद 4 इंच के गैप के साथ अगला जो है ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे रखना चाहता हूँ 4 इंच के गैप के साथ, तो उसमें मैं इजीली करूँगा 100 mm करूँगा हॉरिजॉन्टल से और 100 mm करूँगा वर्टिकल से, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें, ये जो सा मेरा बॉक्स बना है ग्रिड का, ये 100 mm में बना है। मिसाल के तौर पर अगर देखें, मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर रख लूँ और इसको एग्जैक्ट इसके अंदर करके, अब मैंने इसको 4 mm के बाद रिपीट लगाना है, तो मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको इजीली 4 mm के गैप के साथ, क्योंकि मेरा जो सा ग्रिड लगा हुआ है 4 इंचज़ के बाद जो मेरा ग्रिड लगा हुआ है। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़? जी जी, आ रही है आवाज़ आपकी, ठीक है। अब ये देखें कि 4 इंचज़ के बाद मैं रखना चाह रहा हूँ, तो मेरे को मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मुझे पता है कि बीच में जो सा गैप है मेरे इस ग्रिड का, ये 4 इंचज़ का है। और mm और इंचज़ में फ़र्क ये है, इसमें देखें एक ऑप्शन होती है यहाँ पर मैट्रिक की और यूएस की। अगर आप इसको मैट्रिक में रखेंगे तो नीचे अगर यहाँ पे देखें, मैं जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा ये मेरे को विड्थ और इसकी हाइट दे रहा है। 98.87 जो है इसकी विड्थ है और यही इसकी हाइट भी है, ठीक है। अब ये मेरे को बता रहा है mm के अंदर, लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक को यूएस पे कर दूंगा तो ये मेरे को इंचज़ के अंदर बताएगा। ये देखें, अब मेरे को वहाँ से mm ख़त्म हो गए और इंचज़ जो है वो आना शुरू हो गए। ये बता रहा है मेरे को 3.89 इंचज़ का है ये ऑब्जेक्ट जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये E2 के अंदर ये ऑप्शन आई है, E1.5 के अंदर आई है, लेकिन इससे जो पुराने वर्जन थे उसमें ये ऑप्शन नहीं थी। उसमें हमें जो है कंट्रोल पैनल में से जाकर वहाँ से चेंज करना पड़ता था। विंडो के कंट्रोल पैनल में जाकर वहाँ से मैट्रिक और यूएस में करके तो फिर हम लोग इसको करते थे। लेकिन E1.5 के बाद जितने भी वर्जन आए उनमें ये जो हमारी टूल बार है व्यू की, इसके अंदर ये ऑप्शन दी गई है मैट्रिक की और यूएस की, यहाँ पे डायरेक्ट ही दे दी गई है। तो अगर किसी चीज़ को हम लोग इंचज़ में और mm में देखना चाहें, चेंज करना चाहें, तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब देखें, जैसे मैं
अभी मैं इंचेस पर हूँ यूएस पर, तो मैं इसका जो साइज़ रखता हूँ 1 इंच रखता हूँ। मैं इसको 1 इंच पे कर देता हूँ और 1.3 को भी ख़त्म करके 1 इंच पे मैंने कर दिया इसको। ठीक है। और अब देखें, अगर मैं देखना चाहूँ, मेरे को पता है ये कंफर्म मैंने 1 इंच इसकी हाइट और विड्थ इसकी 1 इंच रखी है। तो अब मैं देखना चाहूँगा कि इसमें कितने आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भी डिज़ाइन पे वर्किंग करनी होती है, हमारे जो उनसे मशीन के हेड होते हैं, एक हेड से लेकर दूसरे हेड के दरमियान का जो उनका फासला है वो मेजर किया जाता है। इसलिए क्योंकि जो डिज़ाइन हम यानी कि हेड नंबर 1 जो डिज़ाइन बना रहा है वो वहाँ तक बनाएगा जहाँ से हेड नंबर 2 स्टार्टिंग ले रहा है। हेड नंबर 1 वहाँ पे ख़त्म करेगा जहाँ से 2 स्टार्टिंग ले रहा होगा, ताकि वो आपस में ज्वाइंट हो जाए, पता ना चले कि यहाँ पे जो है इसको ज्वाइंट किया गया। ठीक है। तो अब देखें, जैसे 1 mm है, 1 इंचज़ में है, मैं जब इसको मैट्रिक में करूँगा तो ये 25.4 जो है होते हैं 1 इंच के अंदर। इसको पे इसलिए हम लोग रखते हैं कि हमारी जो सी मशीनें आती हैं उनमें जो हेड है, जैसे मैंने आपको बताया, वो के हिसाब से उस पर वर्किंग हो रही होती है। जैसे हमारे एशिया के अंदर जो है, यहाँ पे तकरीबन जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे पहले शुरू में 165 की भी मशीनें आई थी, यानी कि जिनका हेड टू हेड जो है 165 था। अब जो ज़्यादा चल रही है वो 330 है, 330 है। और अगर आप ये अरब की साइड पे चले जाएं, यूरोप की साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो सी मशीनें हैं वो 400 पे है। हेड की जो सी सेटिंग है वो आपको डिज़ाइन 400 पे अगर बनाएंगे तो अगला जो है जॉइंट आपका अगला हेड जो है 4 हेड के बाद वर्किंग स्टार्ट कर रहा होगा। तो इसी तरीके से जब हमारी हेड सेटिंग की क्लास आएगी उसमें हम लोग इसको मज़ीद तफसील से देखेंगे कि हम लोग जॉइंट इसको कैसे कर सकते हैं और डिज़ाइन हमारा कितना अगर 330 की मशीन है हमारा डिज़ाइन कितना होना चाहिए, और अगर 400 की मशीन है तो कितना होना चाहिए, और 165 की है तो कितना होना चाहिए। वैसे शुरू में मशीनें जब स्टार्टिंग में आई थी, ये जो सी लैस वगैरह बनती है, इसमें छोटा सा डिज़ाइन बनता था और वही बार बार रिपीट हो रहा होता था। तो 165 को अगर आप हाफ़ कर देंगे ये 82.5 बनेगा। ये 82.5 की भी मशीनें आई थी और वो भी लेसों पे चलती हैं, आज भी जिनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वो चलाते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था, जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रही थी की और इंचज़ के बारे में और ग्रिड के बारे में। ठीक है ना। और जैसे ही ये जैसे मैंने ग्रिड का जिसमें बताया था, जिस क्लास में मैंने रूलर बार का भी बताया था, जैसे देखें ये रूलर बार है जिसे मैं एक हाशिया वक्ती तौर के लिए लगा सकता हूँ कहीं पर भी। अगर मैं किसी चीज़ का सेंटर लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इस बॉक्स का 1 इंच का जो सा मैंने बॉक्स बनाया था, इसका मैं सेंटर लेना चाह रहा हूँ, तो इसको जूम करके मैं इसका सेंटर ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है ना। जब ये हमारा कोई फ्लावर वगैरह बन रहा होता है और वो एक्यूरेट देना होता है, तो उसमें जो है हमें ये चीज़ चाहिए होती है, ये हमें रूलर बार जो है वहाँ पे वर्किंग में आसानी होती है, बजाय कि हम लोग एक वेक्टर लगाएं और उसको सेंटर करें। ठीक है। अब तक देखें हम लोगों ने जो शुरू से हमारी क्लासेस आ रही थी उनमें जो है सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि ड्राइंग हम कैसे बना सकते हैं। ड्राइंग हम लोगों ने बनानी सीखी। उसके बाद जो उनसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, उनको फिलिंग के लिए, आउटलाइन के लिए और इनपुट के फिलिंग के लिए कि किस तरीके से उनको हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने किया। तो अब इससे आगे बढ़ेंगे कि
ये फिलिंग हम लोगों ने कर ली और उसके बाद हम लोगों ने इसमें इफ़ेक्ट भी देख ली है कि हम लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट यूज़ करके तो उसकी लुक चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। उसमें हम लोग साटन लगा सकते हैं, ततामी लगा सकते हैं, जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें इसी तरह आउटलाइन के जो उनसे टूल थे, रन थी, ट्रिपल रन थी, मोटिव रन थी, बैक स्टिच थी और स्टैम्प स्टिच थी, ठीक है ना। इसी तरह आज जो हम लोग टूल बार करेंगे वो हम लोग करेंगे जी आज मिरर एंड मर्ज की, वो ये वाली टूल बार है। आज हम लोग इस पे थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं आपका डिज़ाइन बनाने में आसानी पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं एक फ़्लावर बनाना चाहता हूँ और उस फ्लावर का मैं साइज़ रखना चाहता हूँ कि वो जी 2 इंच का तकरीबन हो, तो मेरे को अगर आप देखें ना, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, 1 इंच जो है तकरीबन 25.4 mm का होता है। तो 2 इंच 50 mm पे मैं इसको करूँगा, या तकरीबन 50 mm पे जो है ये फ्लावर हमारा 2 इंच के करीब करीब बन जाएगा। तो मैं इसकी हाइट और विड्थ जो है 50 mm कर लूँगा यहाँ से। अच्छा, ये देखें जहाँ पे मैं अभी माउस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है। ये लॉक इसलिए होता है कि अगर आप चारों साइडों से इसको एक्यूरेट छोटा और बड़ा करना चाह रहे हैं, तो वो अगर आपका लॉक लगा हुआ होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर देखें कि 50 mm इंटर करूँगा, नीचे भी 50 mm आ जाएगा। और अगर ये अनलॉक होगा ये वाला लॉक, तो मैं मैन्युअली कर सकता हूँ। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि विड्थ में तो जो है ये 50 हो जाए और हाइट में इसी उसमें 80 पर रहे, 79 पर रहे। तो देखें, अब मैंने लॉक जो है अनलॉक किया हुआ है, तो अगर मैं इसको 50 करूँगा तो देखें ये नीचे से नहीं चेंज हुआ, ठीक है ना। और अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो इसकी विड्थ जो है 50 हो गई है और हाइट वही रही जो पहले थी। लेकिन अगर मैं इस लॉक को लगा दूंगा, मुझे सिर्फ एक ही जगह पे उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी कि ये साइज, जैसे मैंने 50 पहले दिया था तो आपने देखा ऊपर दिया था तो नीचे से ऑटोमेटिकली 50 हो गया था। अगर मैं यहाँ पे भी 50 दूंगा तो वो 50 हो जाएगा। अब ये मेरा तकरीबन 2 इंच का एक फ्लावर मैं बनाना चाह रहा हूँ, और इसका मैं सबसे पहले तो सेंटर ले लूँगा। जी जी जी, सॉरी, जी जी, ये अनलॉक होगा क्यों नहीं होगा? इस पे बस आपने क्लिक करना है, ये अनलॉक हो जाएगा और लॉक हो जाएगा सिंगल क्लिक से, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सेंटर ले लेंगे, जो हम लोगों ने एक जो है दायरा लगाया हुआ है, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं एक फ्लावर। अब मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने रूलर बार से हाशिए लगाए हैं, इस बॉक्स का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, ठीक है। अगर देखें मैं इसको दोबारा से क्लिक करूं तो हमारा सेंटर पॉइंट जो है वहाँ पे ही आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर एक और दायरा लगा लूँगा, इसको कंट्रोल डी मैंने किया है और इसके अंदर एक और दायरा लगा लिया। अब मुझे देखें, मैं इसमें ये चाहता हूँ कि इसमें 5 पत्तियाँ जो हैं, जो मैं फ्लावर बनाना चाह रहा हूँ उसमें 5 पत्तियाँ बन जाएं। तो सबसे पहले मुझे हाफ पत्ती का जो है डिज़ाइन वो ड्रॉ करना पड़ेगा, एक वेक्टर। तो मैं इसको यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया और इसी को मैं डुप्लिकेट करके उसके ऑपोजिट साइड पे ले जाऊँगा। ये देखें, ये मेरी एक पत्ती बन गई। अब मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ
यानी कि 5 पत्तियां चाह रहा हूँ और इस राउंड के अंदर अंदर इसको रखना चाह रहा हूँ, जिसका सेंटर पॉइंट ये है। इसको मैं ग्रुप बना लूँगा। ये अब मेरा ग्रुप हो गया। ये लेफ़्ट साइड का मेरा वेक्टर अलहदा है और राइट साइड का अलहदा है। जैसे ही मैंने इसको ग्रुप किया, कहीं से भी मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये एक ही काउंट होगा। तो इसी तरीके से अब इसके अंदर इस जो सी टूल बार जो हम लोग आज कर रहे हैं मिरर एंड मर्ज की, इसमें एक रिथ की ऑप्शन है और एक क्लाइडोस्कोप की है। ठीक है, रिथ आपका इक्वली यानी कि सारी जगह से आपकी जितनी भी पत्तियां होंगी उसको उस सेंटर पॉइंट के मुताबिक जो है राउंड शेप में आपको करके दे देगा। जैसे देखिए मैं इसकी 5 चाह रहा हूँ, तो मैं जो इसका सेंटर पॉइंट है मैं इसको जूम कर लूँगा। इसका सेंटर पॉइंट ये बन रहा है। मैं यहाँ पर ला कर इसको तो क्लिक करूँगा और ये देखें कि हमारा वो फ्लावर की शेप हमारी बन गई है। ठीक है, अब देखें यही चीज़ अगर मैंने डुप्लीकेट किया, ये हम लोगों ने रिथ से किया है, और इसकी जो सी बाकी पत्तियां हैं मैं इनको डिलीट कर लेता हूं और मैं इसका यहाँ पे भी एक सेंटर पॉइंट लगा लेता हूँ जहाँ से मैंने वो करना। अच्छा जी, अब ये देखें जैसे मैंने एक बताया आपको, इसमें 2 ऑप्शनें हैं, एक रिथ की है एक क्लाइडोस्कोप की है। अब रिथ से तो मैंने वो काम ले लिया, क्लाइडोस्कोप इसमें क्या ऐसी नई चीज़ करेगा कि हमें पता चले कि ये एक अलग चीज़ है और ये रिथ अलग चीज़ है। अब देखें अगर मैं क्लाइडोस्कोप से करता हूँ तो देखें बिल्कुल सेम वही वर्किंग उसने करी है जो हमारे रिथ ने करी थी। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। वो कहाँ पर है वो हम लोग देखते हैं कि वो फ़र्क हमारा कहाँ पे हमें पता चलेगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब अगर मैं इसमें देखें एक डिफरेंट किस्म का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैंने जो है रिथ करना है। ये देखें ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा बना है ये 15 टाइम जो है इसमें रिपीट हो जाए, या 10 टाइम इसमें रिपीट हो जाए, या 11 टाइम जो है इसमें रिपीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर से इसको रिथ पॉइंट जो है यहाँ पे मैं आऊँगा और इसको बताऊँगा कि ये जो है 10 टाइम रिपीट हो जाए। तो ये देखें ये इसने 10 टाइम इसको रिपीट कर दिया। ठीक हो गया, लेकिन जब मैं क्लाइडोस्कोप से करूँगा तो इसकी ये शेप नहीं आएगी। अब हमें पता चलेगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट करके ऊपर ले आता हूँ और ये जो हमारा ग्रिड लगा हुआ है इसी को ही हम लोग इसका सेंटर कर लेते हैं। बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ सारों को। अब देखें मैं इसको 10 टाइम ही रिपीट करवाऊँगा लेकिन क्लाइडोस्कोप से करवाऊँगा, तो अब देखिएगा कि क्या फ़र्क आएगा। ये देखें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले रिथ किया था इसको, तो क्लाइडोस्कोप किया, बिल्कुल सेम लुक आई। जो रिथ की आ रही थी वो क्लाइडोस्कोप की भी आ रही थी। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, उसकी शेप चेंज हुई, यानी कि उसके लेफ़्ट और राइट सेम नहीं थे, तो उसने क्या किया क्लाइडोस्कोप ने उस ऑब्जेक्ट को एक ऑपोजिट कर दिया, यानी कि मिरर कर दिया, और उसके बाद फिर सेम वैसा रखा, फिर एक मिरर कर दिया, फिर सेम रखा, फिर और उसको मिरर कर दिया। क्लाइडोस्कोप में और रिथ में ये फ़र्क है।
ठीक हो गया। और इसके बाद जो है, इसके बाद इस टूल बार के अंदर एक ये चीज़ है यहाँ पर, अरे और रिफ्लेक्ट। अरे और रिफ्लेक्ट किस तरीके से वर्किंग करती हैं, अब जैसे देखें कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स को मैं ये चाहता हूँ कि ये 5 टाइम जो है लेफ़्ट साइड पर चल जाए और 4 टाइम अप साइड पर चल जाए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं अरे लूँगा। अरे लेने के बाद इसमें यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है रोज़ की और कॉलम्स की, कि आप कॉलम कितने चाहते हैं और रोज़ कितने चाहते हैं। कॉलम मेरे को 5 चाहिए और रोज़ मेरे को 4 चाहिए। तो इसमें देखें कि मैं जहाँ पर इनकी सेटिंग रखना चाहता हूँ मैं वहाँ पर ले जाकर इसको क्लिक करूँगा और ये जो है इसने 5 कॉलम्स मेरे को दे दिए और 4 जो है रोज़ दे दी। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को जैसे हम लोगों ने देखा रिथ के अंदर और कलाइडोस्कोप के अंदर क्या फ़र्क है, इसी तरह अरे और रिफ्लेक्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या फ़र्क है। अगर देखें यही चीज़ मैं रिफ्लेक्ट से करूं, कमांड तो मैंने पहले से दी हुई है, उसको 4 रोज़ चाहिए हैं और 5 कॉलम्स चाहिए हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेम वही चीज़ बन गई जो उसने बनाई थी, यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ उसका गैप ऊपर से वो सेम नहीं था, तो इसलिए वो जो हमारा यहाँ पे गैप आ रहा था, अगर देखें इसका तकरीबन उतना गैप कर लें कि जिस तरीके से उसका था, तो ये देखें सेम वही चीज़ बनी रिफ्लेक्ट से भी और अरे से भी। लेकिन जिस तरह हम लोगों ने देखा रिथ में और क्लाइडोस्कोप में फ़र्क हम लोगों ने देखा, इसी तरह ये भी उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट वैसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट हो सके, जिसमें हमें पता चल सके कि ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो अगर देखें मैं इसी को एक डुप्लीकेट करता हूँ और इसकी मैं शेप चेंज कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसकी एक शेप चेंज कर दी। और अब अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँगा तो ये देखें एक को वो बिल्कुल सेम रखेगा और दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसके ऑपोजिट ले जाएगा, मिरर कर देगा उस चीज़ को। ये इन दोनों में फ़र्क है, अरे में और रिफ्लेक्ट में। इसमें एक और चीज़, अगर आप मैनुअली लगाना चाह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं ये लगाना चाहता हूँ, अरे करना चाहता हूँ एक लाइन के अंदर, यानी कि रोज़ मेरी एक ही होगी, ये मेरी रो एक ही रो के अंदर मैं ये 10 चाहता हूँ। और 10 करने के बाद एक रो में 10 करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि आपका जो सा ऑब्जेक्ट है उसकी जो साइज़ है वो 54.5 है। ठीक है ना, अगर देखें मैं 10 लगाना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो उनसे 10 लगेंगे इसके दरमियान 5 mm का गैप आ जाए, तो मैं क्या करूँगा इसमें 5 mm प्लस कर लूँगा और इंटर दबा दूँगा। मैंने इसको 59 किया और इसको जो है माउस में बाहर ले गया था इसलिए उसने वो चीज़ करी नहीं। अब ये 18 mm आ रहा है और इसको मैं इसमें 5 जो है ऐड कर दूंगा, 23 कर दूंगा और इसको इंटर दबा दूंगा 2 दफ़ा। तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली उसके अंदर 5 mm का गैप दे दिया। अगर मैं मेजरमेंट करके देखूं यहाँ से लेकर
और ऊपर तक, तो आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें, नीचे 4.98 बता रहा है। 4.9 यानी कि 5 mm इसने जो है उसको ऊपर फेंक दिया है, उस चीज़ को जो मैंने ये इसको अरे किया है, और इसने 10 टाइम उसको लगा दिया है। ये इस तरीके से होता है कि जैसे जब हम लोग एक बॉर्डर वगैरह कोई बना रहे होते हैं, जैसे देखें कि मेरे पास एक 330 mm का एक मैं बॉक्स बना लेता हूँ। ये मेरा 330 mm का एक जो है बॉक्स बन गया, और मैं इसमें ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने एक स्टार लगाया, ये स्टार मैंने लगाया, और ये जो है इसमें इसकी तकरीबन विड्थ आ रही है 5.97 तकरीबन, जो है 6 mm आ रही है। मैं इसको 5 mm पर कर लेता हूँ, और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है रिपीट में लग जाए, और इसके अंदर 1 mm का गैप रहे हर स्टार के अंदर, या ये जुड़े हुए रहें, या अगर गैप हो तो जो है 1 mm का इसमें गैप आ जाए। तो मैं यहाँ से अरे में जाऊँगा और इसकी रोज़ को 0 पे ले आऊँगा, क्योंकि मेरे को एक ही रो चाहिए, और इसके कॉलम को मैं बढ़ाता जाऊँगा। 50 तक आप कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ से 6 पर करके, तो मैंने इसको जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ये 330 के अंदर कितने आ गए हैं। आप इसमें 50 तक जो है कर सकते हैं अप्लाई अरे में भी, और यानी कि इसका जो सा रिफ्लेक्ट है इसमें रोज़ भी आप 50 बना सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते, और कॉलम भी जो है 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखें, ये हमारी मिरर एंड मर्ज की जो टूल बार है, ये इस तरीके से वर्किंग कर रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 50 जो लगे हैं इसमें ठीक है 1 mm का गैप उसने दे दिया, लेकिन मेरे को ये 50 ही चाहिए हैं 330 mm के अंदर अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक और टूल बार है यहाँ पर, अरेंज की। ये अरेंज करके देती है आपको जिस भी चीज़ को आप अरेंज करवाना चाहें। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि अगर देखें 330 mm पे मैं अगर मल्टीप्लाई करना चाहूँ 5 mm के, अगर जो हैं मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि बीच में मैंने कितना गैप देना है, उसको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे ईजीएस्ट वे ये है कि मैं इसको अब इसके लास्ट पॉइंट पे ले आऊँगा 330 का जो सा मेरा बॉक्स है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी मेरे स्टार लगे हुए हैं, ये 50 जो स्टार लगे हुए हैं, ये इक्वली अपना जो सा गैप है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इनमें आ जाए गैप, लेकिन ये 50 के अंदर अंदर ये मुकम्मल हो जाए, मेरी 330 की लाइन जो है वो मेरी मुकम्मल हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मैंने लास्ट ले लिया, और एक मैंने जो है स्टार्टिंग पे रख दिया इसके बॉक्स के, और इन सारों को मैं कर लूँगा सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए अरेंज की टूल बार के अंदर जितने भी आइकॉन्स थे वो पहले हाइड थे, जैसे ही मैंने इनको सेलेक्ट किया वो शो हो गए, यानी कि वो अब मैं इनके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इनके दरमियान यही 330 की मेरी लाइन मुकम्मल हो जाए, और इनके दरमियान का जो सा गैप है वो इक्वली हो जाए। वो जितना भी आए वो आए, चाहे 2 mm आए, 3 mm आए, 3.5 आए, 2.5 आए, जितना भी आए, ये इक्वली सारे के स्पेसिंग जो है वो इक्वल हो जाए 50 के 50 स्टार्स की 330 mm के अंदर। तो इसमें ये ऑप्शन है, जैसे देखें उसने उसका जो सा आइकॉन बना हुआ है वो भी इसी तरीके का बना हुआ है, स्पेस एनुअली क्रॉस।
इसकी शिफ्ट प्लस क्यू जो है शॉर्टकट की है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ये क्या करेगा कि 50 के 50 जो स्टार थे उनके दरमियान जो फासला था उसने सारा इक्वली करके तो हमें वो लाइन मुकम्मल कर दी है। ठीक है। और अच्छा देखें, जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हमारी अरेंज की टूल बार है ये कैसे वर्किंग करती है। अब देखें, अगर मैं ये स्टार मैं यहाँ से डुप्लिकेट कर लेता हूँ, कुछ छोड़ भी देता हूँ और इसको डुप्लिकेट करके मैं इसको खड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखें कि ये बीच में गैप आ रहा है, और अगर मेरे ये हाइट में यानी कि लगे हुए हैं, तो इसको मैं कैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि जो नीचे सीधी लाइन में लगे हुए हैं राइट टू लेफ़्ट हैं, उनको हम लोग कैसे जो है वो इक्वली स्पेस दे सकते हैं, लेकिन जो बॉटम टू अप लगे हुए हैं उसको हम लोग कैसे कर सकेंगे। इसमें ये इसके साथ वाली जो सी दूसरी है ऑप्शन स्पेस एवनली डाउन जो है, इसकी इसकी जो है कंट्रोल प्लस क्यू है और इसकी शिफ्ट प्लस क्यू है। तो अगर मैं अप एंड डाउन से इसको इक्वली करना चाहता हूँ तो मैं इसको जस्ट सारों को सिलेक्शन में ला कर और इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो ये इक्वली स्पेस दे देगा जी। नहीं, कंट्रोल ए से नहीं सिलेक्ट किया मैंने तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करते हैं वैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया था। कंट्रोल क्यू से आप यानी कि देखें, अगर मैं कंट्रोल जी करूं, वापस हम लोग वहाँ पे चले गए और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये मेरी टूल बार जो है अगर हाइड है, यानी कि देखें अगर मैं यहाँ पर माउस को लेके जा रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि इसकी जो सी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल क्यू है। ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कि मेरी ये टूल बार जो है मैं किसी के सिस्टम पर बैठा हुआ और ये हाइड है, अब मुझे कैसे पता चलेगा? या तो मेरे को वो टूल बार निकालनी पड़ेगी, और टूल बार निकालने के बाद जो है मैं इस आइकॉन के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो फिर ये वर्किंग होगी। लेकिन अगर ये टूल बार शो नहीं हो रही, जस्ट मैं कंट्रोल प्लस क्यू करूँगा, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो सी स्पेस है वो इक्वली कर देगा। ठीक है। शॉर्टकट कीज़ जो सी हैं, आप एक नोटबुक बना लें, उसके अंदर ज़रूर लिखते जाएं और इसको जो है ना रिपीट किया करें। जब भी आप कोई वर्किंग कर रहे हों, कोई चीज़ बना रहे हों और उसमें ना चीज़ समझ में आ रही हो तो आप उसको रीड करें, उस नोटबुक को दोबारा से रीड करें, उसमें देखें कि कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर वर्किंग कर सकती है। उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो शॉर्टकट कीज़ आपके जहन में नहीं भी थी, जब आप रिवाइज़ कर रहे होंगे तो वो भी आपके जहन में आती जाएंगी कि इस शॉर्टकट की से क्या होगा। अपने एक नोटबुक बना लें जहाँ पे आप जस्ट इसकी शॉर्टकट कीज़ लिखें, ताकि आप जब भी वो वर्किंग कर रहे हों, देखें अगर माउस से, अब देखें अगर मैं इसको टूल बार को ढूंढता किसी के सिस्टम पे जाके उस पर टाइम वेस्ट करता और उसके बाद इस टूल बार के आइकॉन को देखता कि कौन सा है, अगर मेरे पास शॉर्टकट की जहन में सेव होगी तो मैं इजीली उसको अप्लाई करूँगा, मेरे को किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉर्टकट कीज़ बहुत आसानी पैदा करती हैं जब हम लोग वर्किंग थोड़ी सी फास्ट कर रहे होते हैं ना। तो जितनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ हमारे जहन में होती हैं हम लोग उनको जल्दी से अप्लाई कर देते हैं, बजाय कि हम लोग देखें कि ये टूल बार हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, कहाँ पर पड़ी हुई है। जिस तरह देखें, मैंने आपको नॉर्मली जो ज़्यादा चलती है टी का मैंने आपको बताया हुआ है कि टी से आप ट्रू व्यू में जा सकते हैं, और डी का बताया हुआ है कि आप इमेज को जो है हाइड और शो कर सकते हैं। ये देखें जैसे इमेज यहाँ पे शो हो रही है, डी दबाएंगे और वो डी से। अब अगर मैं देखूँ ये टूल बार, देखूँ कि ये व्यू वाली मेरी टूल बार कहाँ पर है, इसमें जो है शो बिड मैप करने के लिए उसकी वैल्यू शॉर्टकट की क्या है, तो इस पर भी देखें लिखी हुई है कि इसकी डी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू डी लिखी हुई है, और जहाँ पर स्लैश आ जाएगा, ये देखें इसके साथ एक स्लैश आ रहा है। स्लैश ये करता है कि ये इसको डू और अनडू करता है, इस ऑप्शन को डू और अनडू कर रहा होगा स्लैश, यानी कि ये कई और जगह पे भी आएगी
वहाँ पे आपको जहाँ पे स्लैश आ रहा होगा वो आपको बता रहा होगा कि आपके राइट क्लिक से ये होता है और लेफ़्ट क्लिक से ये होता है। मिसाल के तौर पर अगर देखें स्लैश यहाँ पे भी आ रहा है ट्रैवल बाई ऑब्जेक्ट के अंदर, वो बता रहा है शिफ्ट प्लस टी जो है ये काम करेगा और कंट्रोल प्लस टी ये करेगा। अब वो कंट्रोल प्लस टी जो है आपका माउस का जो राइट बटन है, राइट क्लिक है, वो ये काम करेगा। शिफ्ट टी वाला आपका लेफ़्ट जो सा बटन है वो काम करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ऐसा ऐसा इंशाल्लाह समझ में आती जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं वापस इस टूल बार की तरफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार कहाँ पर बनाए थे, ये बने मैम। अब ये देखें हम लोगों ने इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम लोगों ने चेक किया, अपर एंड डाउन और लेफ़्ट और राइट स्पेस उसकी जो है हम लोगों ने वो करी। अब इसमें और क्या ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर मैंने देखें इसको डुप्लिकेट किया और मैंने इनकी थोड़ी सी तरतीब जो है वो ख़राब कर दी। ठीक है ना। अब मैंने इनकी थोड़ी सी तरतीब ख़राब कर दी और मैं ये चाहता हूँ कि जो देखें मेरी ये लाइन है, ठीक है ना, जो मेरी ये लाइन है ये सारी के सारे जितने मेरे ऑब्जेक्ट हैं ये इस लाइन की तरतीब में आ जाएं। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इन सारों को सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसमें देखें ये है अलाइन राइट है और अलाइन लेफ़्ट भी है इसमें, और इसका सेंटर भी है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ पे मैंने हाशिया लगाया है वहाँ पर मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर इसके जो है राइट साइड पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं मेरे एक लाइन के अंदर आ जाएं। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए। अब ये मेरे पास सिलेक्शन में है। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे से स्पेस जो है मैनुअली अगर करते तो उसमें फ़र्क आता, लेकिन ऑटो जब करी तो उसने इक्वली सारों को उसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि इक्वली उनको स्पेस दे दी उसने। इसी तरह मैं इसको लेके आऊँगा, वो सिलेक्शन में है, मैंने उसको जो है अलाइन राइट कर लिया है और अब उसके पास जो है बात जो है बॉटम से अप की तरफ जो है मेरे को उन सारों की स्पेसिंग जो है इक्वली चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें वो चीज़ सेम वही चीज़ उसने दे दी जो यहाँ पर थी, यानी कि जो तरतीब उसकी ख़राब हुई हुई थी उसको मैं एक सेटिंग के अंदर ले आया। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम लोग दुपट्टे वगैरह बना रहे होते हैं या जो छट्टा लगा रहे होते हैं उसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर छटा वगैरह हम लोग लगा रहे होते हैं, जो आपने बूटियाँ दुपट्टों पे छोटी छोटी बनी हुई देखी हैं या आम जो उनसे डिज़ाइन होते हैं उनकी, तो फिर उनको हम लोगों ने कैसे तरतीब देना होता है कि कितनी स्पेस के बाद जो है वो उसके लगे हुए हों। अब देखें जैसे मैंने इसमें से 4 स्टार अलहदा कर लिए और 4 मेरे लगे हुए हैं। अब ये देखें कि ये यहाँ से इनकी स्पेस जो है कम आ रही है जबकि इसकी बाकियों की अपनी तरतीब में है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से लेकर ये जो सा मेरा इतना बॉक्स होगा, मैं आपको रूलर बार लगा के दिखाता हूँ। ये असल में मैं 1000 से बाहर चला गया हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि इसके अंदर अंदर मुझे ये यही तरतीब चाहिए है। अब देखें कि ये मेरे पास इस टाइम 2 कॉलम हैं, एक कॉलम इन 4 का है और दूसरा कॉलम ये है, लेकिन इनकी जो सी रोज़ लगी हुई हैं वो उनका जो सा स्पेस है, उनकी जो सी स्पेस है वो इक्वली नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो साइज़ मैंने ये लिया है यहाँ से लेकर ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक का, या आप ये इस तरह कर लें कि बॉटम पे जो सबसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है और टॉप पर जो सा है वो उनके दरमियान जो है इक्वली ये उसको वो कर दे, स्पेसिंग जो है इक्वली कर दे और ये कॉलम भी वहाँ पर ही रहे और स्पेस भी जो है ना उतनी ही सेम हो जाए। ठीक है।
तो अब मैं इसको सारों को सिलेक्ट करूँगा। अब इसका काम ये है कि अप और डाउन से डाउन के दरमियान यानी कि बॉटम और टॉप के दरमियान जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनको इसने स्पेस जो है इक्वली देनी है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब देखें मेरे कॉलम जो हैं वहाँ के वहाँ पर ही रहे, लेकिन इन सारे ऑब्जेक्ट के दरमियान की जो सी स्पेस थी वो उसने मेरी बराबर कर दी। अब यहाँ पर देखें कहीं पे भी आपको ये डिफरेंट नहीं नज़र आएगा। और जैसे हम लोगों ने इसमें देखा कि मैंने आपको कुछ उनकी तरतीब जो है ख़राब कर कर आपको दिखाया कि और राइट अलाइन मैंने उनको किया था। इसी तरीके से अब मैं ये चाहूँगा कि ये लेफ़्ट अलाइन हो जाए, ठीक है ना। जैसे ये देखें ये इसके तरतीब में आ जाएं सारे के सारे। इसी तरह आप इसको लेफ़्ट लाइन भी कर सकते हैं और इसको सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। जैसे देखें कि इसकी मैं ये चाहता हूँ स्पेस तो अप से डाउन इतनी ही रहे, लेकिन ये इस लाइन इस सेंटर के अंदर आ जाए। उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन इसको कर लूँगा। लेकिन अब देखें मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर मैंने ये रखा है अकेला स्टार, इस लाइन के अंदर ये सारे के सारे आ जाएं। तो उसके लिए एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं इसको राइट अलाइन करूँगा तो वो देखें वहाँ पर नहीं आया वो, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसका सेंटर लें, जो ये मेरा ये वाला स्टार है ये इसका सेंटर लें। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और जो ऑब्जेक्ट आप लास्ट में सिलेक्ट करेंगे ये उसके तरतीब के हिसाब से चलेगा। अब देखें जैसे ये सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और लास्ट में मैं कंट्रोल को दबाकर इसको सिलेक्ट करूँगा और अब अगर सेंटर करूँगा इसका तो ये सारे उसके सेंटर में आ जाएंगे जिसको मैंने लास्ट में सिलेक्ट किया हुआ होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि जो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा ना ये उसके गिर्द सारी आपकी वर्किंग करके दे रहा होगा। देखें जैसे मैंने ये यहाँ पर रख दिया और अगर मैं इन सारों को सेंटर में लाना चाहूँ तो सेंटर में तो आ जाएंगे। देखें अगर जैसे मैं अब ये सेंटर कौन सा लेगा, जो इसके और इसके दरमियान वाला जो सा सेंटर है ये वाला सेंटर, वो ये वाला सेंटर लेगा। अगर देखें मैं यहाँ पर करूँ तो इसने लास्ट में जो इसके सिलेक्ट हुआ, मैंने कैसे सिलेक्ट किया था सबसे पहले, अब देखें अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट लास्ट में सिलेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है। दोबारा से देखें कि अगर मैंने इतना तो यहाँ तक तो मैंने ले आया, लेकिन लास्ट में मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ। अब वो सेंटर किसका लेगा, इसका लेगा। ये थोड़ी सी तरतीब जो है ख़राब हो रही है, इसको करना ऐसे ही चाहिए कि जो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका ही सेंटर लेना चाहिए। लास्ट में ये या तो अप और डाउन से ले रहा है। अच्छा जी, इस तरह अगर करें लास्ट में फिर भी ये आएगा। और अगर हम लोग इसको यहाँ पर करें तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। और अब अगर करें तो इसका ये देखें क्योंकि ये वाला लास्ट में सेलेक्ट हो रहा है, इसको लिया इसने। और अगर इसको कहाँ से शुरू करें तो ये जो है इसका सेंटर ले कि ये लास्ट में जो है सेलेक्ट हो। नहीं, ये अगर लास्ट में यहाँ पे सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सिलेक्ट होगा। तो अब अगर करूँगा तो अब भी इसको नहीं ले रहा ये, नहीं, ये इसका कोई इस पे थोड़ी सी जो है मज़ीद सर्च करके ना मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा कि ये इसको क्यों नहीं कर रहा। बाकी ये है कि जो यानी कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो जैसे ही मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैं इसके सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल दबा के जो लास्ट में मैं सिलेक्शन में मेरी आएगा
या तो उसमें ये हो सकता है कि जो ऑटो सिलेक्शन यानी कि सारों को इकट्ठे ही पकड़ रहा हूँ उसकी वजह से वो कर रहा हो। लेकिन देखें जैसे ही मैं इसको लास्ट में सिलेक्ट करूँगा और इसका सेंटर मैं चाहूँगा या इसके लेफ़्ट और राइट में करना चाहूँगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसको मज़ीद हम लोग देख सकते हैं, एक हम लोग और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स से फिल कर लेते हैं और इसकी भी हम लोग तरतीब कुछ इसी तरह की कर लेते हैं। अब देखें जैसे मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट पकड़ लिए, सिर्फ ये वाला रह गया और मैं ये चाहता हूँ कि बल्कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा समझने में ताकि आसानी हो और इनको थोड़ा सा इस साइड से भी बड़ा और छोटा भी कर लेते हैं ताकि हमारी साइजिंग जो है डिफरेंट रहे सारों की। अब देखें जैसे मैंने ये सारे सेलेक्ट कर लिए और मैं ये चाहता हूँ कि ये इसके राइट वाली जो सी लेफ़्ट वाली जो सी लाइन है इन सारों को ये इसके लेफ़्ट वाली साइड पे ले आए। तो सबसे लास्ट में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अगर मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो ये देखें इसकी तरतीब यहाँ पे आ गई। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको इन सारों को इसकी राइट साइड पे यानी कि ये इसकी जो सी राइट साइड बन रही है इस राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ चले जाएं, तो सारों को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका जो राइट साइड है वो मैं अलाइन करूँगा तो ये देखें इसकी साइड पे आ गए। ठीक है, इसी तरह जैसे हम लोगों ने देखा कि ये टॉप और बॉटम के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग ये वाली टूल बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह विड्थ के अंदर जो है हम लोग लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं देखें इसी को मैं डुप्लिकेट कर लूँ और इसको मैं घुमा लूँ तो अब देखें कि अगर इसका जो सा सेंटर है इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर बन रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे इसके सेंटर में आ जाएं या ये तीनों के तीनों इसके सेंटर में आ जाएं। जैसे देखें इसका ये यहाँ पे सेंटर बन रहा है, यहाँ पे मैं एक हाशिया ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये इस सेंटर के ऊपर आ जाएं जो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है। तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करूँगा और लास्ट में इसको सिलेक्ट करूँगा जिसका मैं सेंटर लेना चाह रहा हूँ। अलाइन वर्टिकली सेंटर जब करूँगा तो ये देखें सब के सब जो हैं जितने का भी आप सेंटर देखेंगे वो इसी उस पे आएगा। अगर मैं इन सारों को इसकी जो है करना चाह रहा हूँ, अप और डाउन करना चाह रहा हूँ, तो इनको मैं सारों को सिलेक्ट करके लास्ट में इसको करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो बॉटम है, जो लास्ट वाले का मेरा बॉटम है, उसमें ये सारे आ जाएं, बाकी उससे ऊपर ऊपर रहें, उसके नीचे ना आएँ। तो मैं इसको बॉटम से कर लेता हूँ और अगर इसको जो है मैं टॉप से करना चाहूँ तो टॉप से कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर और इसी के अंदर ही जो हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल जी जो है हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप करने के लिए और उसको जो है अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल करते हैं। उन दोनों की भी ऑप्शन इसी टूल बार के अंदर दी हुई है। ये देखें, अगर मैं इसको ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो ये मेरा ग्रुप हो गया। अगर मेरी ये चीज़ ग्रुप हुई भी होगी तो उसके बाद ये हाईलाइट हो जाएगा, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू से अनग्रुप हो जाएगा। और दूसरा जो एक चीज़ आप यहाँ पर पूछ रहे थे ये लॉक के बारे में, अगर देखें कि मैंने ये चीज़ सेलेक्ट करी और इसी तरह का जिस तरह यहाँ पे आपको ये लॉक नज़र आ रहा है इसी तरह आपको यहाँ पे भी एक लॉक और अनलॉक नज़र आएगा जो के और शिफ्ट के दरमियान इसकी शॉर्टकट की है। के से आपकी ये चीज़ लॉक हो जाएगी
और शिफ्ट के से आपकी ये चीज़ अनलॉक हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जब हमारी शुरू की क्लास हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस पिक्चर को, ताकि ये पिक्चर मूव ना हो अपनी जगह से, तो इसके लिए मैं कौन सी कमांड इस्तेमाल करूँगा, के की, जिससे ये लॉक हो जाए। अब देखें अगर मैं उसके ऊपर क्लिक भी कर रहा हूँ वो मेरे सिलेक्शन में नहीं आ रही है, ठीक है ना। इमेज को मैंने लॉक कर दिया है। अब अगर मैं इसको अनलॉक करना चाहूँ, शिफ्ट के दबाऊँगा तो ये मेरी पिक्चर जो है अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक यानी कि मिसाल के तौर पर देखें कि मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया, ये जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, इसमें ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी समझ लें कि अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ, के मैंने दबाया, ये के की ऑप्शन है, के मैंने दबाया। अब देखें मैं इसको ना सिलेक्ट नहीं कर सकता इस ऑब्जेक्ट को, इसको मैं कर सक रहा हूँ, इसको कर सक रहा हूँ, इसको कर सक रहा हूँ, और इसको भी मैं अगर के दबा देता हूँ, इसको भी मैंने अनलॉक कर लिया। अब देखें ना तो ये मेरी सिलेक्शन में आ रहा है ना मेरी ये सिलेक्शन में आ रहा है, ये दोनों मेरी सिलेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन जब मैं शिफ्ट के की कमांड इस्तेमाल करूँगा, यानी कि अनलॉक करना चाहूँगा जो फाइल में जो चीज़ें हैं लॉक हुई हुई हैं, वो देखें लॉक करने के लिए मेरे को 1 बाई 1 करना पड़ा कि ये चीज़ लॉक हो जाए, ये वाली चीज़ लॉक हो जाए, जैसे नीचे इमेज है वो लॉक हो जाए। लेकिन अनलॉक करने के लिए जस्ट मैं जब शिफ्ट की करूँगा, मेरी फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें लॉक हुई हुई होंगी वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने आप जो है यहाँ पर देखें, जैसे मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा था और मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको लॉक कर दिया और मैंने वापस आकर यहाँ पर वर्किंग भी करनी है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो है वो अनलॉक भी ना हो, हिले ना अपनी जगह से। लेकिन यहाँ पर ऊपर मैंने दो ऑब्जेक्ट जो हैं अपने वो लॉक किए हैं मैं, तो होगा क्या, जैसे ही मैं शिफ्ट के यूज़ करूँगा वो जितनी भी चीज़ें मेरी लॉक हुई हुई होंगी वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएंगी। अब देखें अगर मैं वापस आया, ऊपर से मैंने डिज़ाइन बना लिया, अब मैं नीचे आया और यहाँ पर शुरू किया, तो यहाँ पर तो ये इमेज जो है अनलॉक हुई हुई पहले ही पड़ी हुई है, और अगर ये हिल गई तो मेरी डिज़ाइनिंग ख़राब भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमें जो है जहन में रखनी चाहिए कि जब हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, जिन जिन चीज़ों को लॉक कर रहे होते हैं, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग उनको वहाँ से हिलाना नहीं चाहते। और लास्ट में जब हम लोग का सारा काम मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल डिज़ाइन, यानी कि अब आपको पिक्चर की भी ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की आपको वेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, आपका डिज़ाइन मुकम्मल हो गया, तो उस वक़्त जो है आप शिफ्ट के की कमांड को इस्तेमाल करें और जो है ना उसको, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि इस फ्लावर की मैंने ये जो है इसको वेक्टराइज़ किया था मैंने, और उसके बाद मैंने एम्ब्रॉयडरी भी किया इसको। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद मुझे इस पिक्चर की तो ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब अगर ये डिलीट हो भी जाती है तो मेरे को कोई उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट के अंदर जो है आपने शिफ्ट के की कमांड इस्तेमाल करनी है, और लॉक उस चीज़ को करना है जो चीज़ आप पूरे डिज़ाइन के दरमियान अपनी हिलाना नहीं चाहते। कई ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं, कई फ्लावर ऐसी जगह पे रखने होते हैं कि उसके अंदर अंदर ही उसके गिर्द गिर्द सारी वर्किंग करनी होती है, तो उस चीज़ को हम लोग अनलॉक उसको लॉक कर लेते हैं, और उसके गिर्द जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो सारी की सारी मुकम्मल करके, तो उसके बाद जो है जब हमारा डिज़ाइन सारा मुकम्मल हो जाता है तो फिर हम लोग जो है उस चीज़ को अनलॉक करके, और वो पिक्चर अगर रखनी हो तब भी रख लेते हैं और अगर डिलीट करनी हो तब भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोगों ने दो किस्म की टूल बार्स देखी हैं जो कि डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसमें आसानियाँ पैदा करने के लिए। जिस तरह रिथ और क्लाइडोस्कोप को देखा, रे और रिफ्लेक्ट को देखा, इसी तरह हम लोगों ने अरेंज की टूल बार को देखा। तो हम लोग जो है उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, और ये जो अरेंज की जो सी टूल बार है, ये सबसे ज़्यादा जब हमारी हेड सेटिंग की क्लास आएगी उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ ही इसी का होता है, अरेंज की टूल बार का। और ज़्यादातर ये जब बॉर्डर बन रहे होते हैं उनमें यूज़ होता है, जब गला बन रहा होता है उनमें यूज़ हो रहा होता है। जैसे देखें मैं आपको एक गला कल मेरा बना था, मैं वो दिखाता हूँ आपको। अब उसमें मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, उसका मैंने वेक्टर भी टोटली बनाया था, लेकिन
वो इक्वली जब लेके आना था तो इस चीज़ को मेरे को यूज़ करना पड़ा। हाँ, मैं वो गला देख लूँ। अब ये देखें, जैसे ये गला था और इसको मैं टूल बार्स को अब ऊपर रख देता हूँ अपनी जगह पर। अब ये देखें कि ये मैंने इसमें स्टार्स लगाए थे और यहाँ पर नीचे तक मेरे को इक्वली चाहिए थे, तो मैंने इसी तरीके से किया। इसी तरीके से अगर अगर देखें मैं इसको दिखाऊं आपको कि इसके वेक्टर मैंने हाइड कर दिए और इसको अपनी जगह से मैं मूव कर देता हूं। और अगर अब इसके आप वेक्टर देखें तो ये देखें, सबसे पहले मैंने वेक्टर बनाए और उनको इक्वली मैंने अपनी जो है अरेंज किया उनकी स्पेसिंग को, और फिर उसके बाद जो है ना उसके ऊपर वर्किंग करी है। तो इसमें ये होता है कि आपकी हर चीज़ अपनी नफासत के साथ जो है उसमें जो स्पेसिंग आ रही होगी वो एक तरीके से आ रही होगी। अब देखें, जहाँ पर मैंने इसको मूव करवाना था मैंने उसका एक पॉइंट तो ठीक रखा, दूसरे पॉइंट जहाँ पे भी जा रहा है उससे मेरे को कोई गर्द नहीं, लेकिन मैंने उसके इर्द गिर्द अब देखें ये एक ऑब्जेक्ट अलहदा से ही बना लिया था मैंने, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने घुमाया। और अब देखें यहाँ पे आए तो जिस तरह आपको यहाँ पर अप एंड डाउन लग रही है, ऊपर से तो मैं ठीक आ रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग इसकी लेनी है ऑब्जेक्ट की और इसको ख़त्म यहाँ पर इसके करीब लाके करना है। इसी तरीके से जब भी आप कोई वर्किंग करें उसका वेक्टर इतना खूबसूरत बना लें, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी कर लें कि उसके ऊपर आपको वर्किंग करने के बाद ये ना लगे कि ये जो है थोड़ी सी चीज़ मेरी यहाँ से थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम हो गई। तो इस तरीके से जो है ना पहले कोशिश करें कि उसका एक स्केच अच्छा खड़ा कर लें। जब आपके पास स्केच अच्छा हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर वर्किंग भी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये आज की जो सी हमारी क्लास थी ये इतनी काफ़ी है, क्योंकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जहन में आती हैं। एकदम से अगर मैं सारी चीज़ें बताना शुरू करूं तो वो आप जितना किया हुआ होता है वो भी बंदा जो है भूल जाता है। तो आपने इस दफ़ा जो है इन दोनों टूल बार्स के ऊपर अच्छी तरह से वर्किंग करनी है और कोशिश करें कि जिस तरह की वर्किंग होती है। अब देखें, मैंने लास्ट टाइम जब क्लास थी तो मैंने आपको बताया था कि सी के अंदर जो हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है सैम्पल एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो का, उसके अंदर कुछ इमेजेस होती हैं। अब अगर वो इमेजेस मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, मैंने कहा था कि इनके ऊपर जो है आप वर्किंग करें और उसको ग्रुप में शेयर भी करें ताकि उसमें जो खामियां वगैरह हों वो उनको क्लियर किया जा सके। अब देखें, जैसे ये दो इमेजेस थी मैंने ये बताई थी कि आप जो है इसके ऊपर एक इसके ऊपर वर्किंग करें और एक जो है इसके ऊपर आप जो है वर्किंग करें ताकि आपका हाथ चलना शुरू हो। ठीक है ना? तो थोड़ी सी इस पे या आपके नज़दीक अब देखें, जैसे मैंने आज ये टूल बार जैसे आपको बताई हैं ये दो, अब ये कहाँ पर यूज़ होती हैं, मैं वो उसके लिए जो है ना थोड़ी देर तक ग्रुप के अंदर एक पिक्चर जो है शेयर करता हूँ, बल्कि मैं दो पिक्चरें शेयर करूँगा जिनके ऊपर आप लोगों ने वर्किंग करनी है और उनमें आपकी ये जो सी दोनों टूल बार्स हैं ये इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया? और अगर आप में से अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो जी, इम्तियाज साहब कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो। जी जी। नहीं सर, क्वेश्चन तो कुछ ही, बिल्कुल आपने जो कुछ बताया वो क्लियर समझ में आ रहा है। जी ठीक है। आपसे सर हम एक बात मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। वो ये कि आप मतलब अपनी तरफ से ना, चूंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जी जी। तो कुछ चीज़ें भी बनाकर आपको मैं भेज भी रहा हूँ। जी जी, मैं देख रहा हूँ वो। मतलब वो अच्छा बन रहा है कि बुरा बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप रिप्लाई दीजिए। अगर कहेंगे तो मैं उसका ईएमबी फॉर्मेट
हाँ, लेकिन मैंने आपकी जितनी भी वर्किंग देखी है ना, आप यकीन माने कि स्टार्टिंग के ऊपर ना आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं स्टार्टिंग के हिसाब से, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। उसमें देखें छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, अब अगर बंदा उन छोटी मोटी चीज़ों को लेके बैठ जाए ना, तो वो बंदे ने इतनी मेहनत करी हुई होती है, बंदा डिसहार्ड हो जाता है, यार मैंने इतनी मेहनत करी, ये किया, तो फिर भी जो है मैं चीज़ ठीक नहीं बना सका। लेकिन स्टार्टिंग के हिसाब से आप बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है आपकी, तो आहिस्ता आहिस्ता हाथ जी जो है सेट हो जाता है। हाँ, मशीन पे मेरी चीज आगे किस तरीके से चलेगी, वो मतलब जो रन का सिस्टम है स्टिच का, वो हम्म। पहले कौन सा चलेगा, इसके बाद कौन सा चलेगा, सिस्टम चलेगा, ये सारी चीज तो मतलब मेरे बताया भी नहीं गया और अभी मुझे मालूम भी नहीं इसके बारे में। हाँ हाँ। तो इस इसमें ऐसा करते हैं, देखें ये हमारी इसके बारे में जो सी आज की क्लास थी ना अरेंज की, और हमारी जो है ये जो सी मिरर एंड मर्ज की थी, ये ज़्यादा ज़रूरी थी उससे पहले कि मैं ट्रैवलिंग करवाऊँ, ठीक है ना। जी तो उसमें नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, वो होगी ट्रैवलिंग के ऊपर, कि मशीन के ऊपर आपका पहले कौन सा ऑब्जेक्ट चलना है, दूसरा कौन सा चलना है, और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं जो है ना 2 क्लासें करूँगा, क्योंकि एक क्लास में वो चीज़ ना कवर हो नहीं पाएगी। मैं तो कवर कर दूंगा, लेकिन जो बिगनर होंगे ना उनके लिए परेशानी हो जाती है, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ सीखी हुई है। देखें इसमें डिज़ाइनिंग के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। नंबर एक, ट्रैवलिंग, अगर आपके जहन उसमें खुल गया ट्रैवलिंग में, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि हेड सेटिंग। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना लास्ट में जो है ना वो बेचारे इसको ना पिक नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि ट्रैवलिंग के ऊपर भी मेरी 2 क्लासें हों, ताकि एक क्लास में जो चीज़ कवर ना हो सके या जो उनकी प्रॉब्लम आ रही हो, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करें, ताकि वो उनके जहन में बैठ जाए चीज़। और इसी तरीके से जब हेड सेटिंग आएगी उस पर भी मैं इंशाल्लाह 2 क्लासें करूँगा। उसके बाद मैं आपको बाकायदा डिज़ाइनिंग के लिए आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिया करूँगा जिस पे हम लोग वर्किंग करेंगे, और फिर हम लोग उसमें से देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी ठीक नहीं बनी हुई। उस पर फिर देखें, अगर इतना करने के बाद मैं आपको बताऊं कि आपकी यहाँ पर गलती है, तो वो बात तो समझ में आती है। अब स्टार्टिंग में मैं बंदे को डिसाइड कर दूं, वो बात समझ में नहीं ना आती। आप जिस तरह स्टार्टिंग से हाँ ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा आप बना रहे हैं। जो चीज़ें आप बना रहे हैं, आप मेरे को पिक्चरें भी भेज रहे हैं, वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और आप मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है इंशाल्लाह हम लोग की जो सी नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली 2 ट्रैवलिंग की क्लासें होंगी, और 2 हमारी हेड सेटिंग के। एक कर लेंगे अगर तो स्टूडेंट्स जो हैं उसको कवर कर लिया उन्होंने एक क्लास में हेड सेटिंग को, तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए एक मज़ीद एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हमारा मेन, अभी तो देखें मैं सिर्फ जो है एक जड़ें बनवा रहा हूँ आपसे ना, एक पौधे की जड़ें बनवा रहा हूँ। जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो आप जैसा मर्जी उसके ऊपर पौधा जो है खड़ा कर सकते हैं। ये आपकी सिर्फ समझ लें कि आपकी बेस बन रही है। अभी जो सी हमारी क्लासें चल रही हैं, ये बेस बन रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ें उन डिज़ाइनों के अंदर यूज़ होंगी, वो हमारे जहन में ऐसा ऐसा बैठना शुरू हो जाए। जब हमारी बेस अच्छी बन जाएगी ना, उसके बाद फिर हम लोग जो है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग के ऊपर जब फोकस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे खामी है, वो हम लोग इंशाल्लाह ताला कवर करते जाएंगे। जी ठीक हो गया ना। जी हाँ जी। ठीक है, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? ठीक हो गया, वो मैं देख रहा हूँ, मसला नहीं है, टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को, असल में मेरी कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से ना मैंने शुरू में यही जहन बनाया था कि हफ्ते में 3 क्लासें होंगी और जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन मेरी अपनी कोई पर्सनल मजबूरियां हैं जिसकी वजह से जो है ना मैं सिर्फ संडे को टाइम दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोग सब लोगों से माजरत भी करता हूँ। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको लास्ट तक लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह जब ये आपकी ये हेड सेटिंग की जो है हमारी क्लास स्टार्ट होगी, उसके साथ ही मैं नया बैच भी जो सेकंड बैच है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, जी जी। पूछ सकते हैं अभी? टाइम ओवर तो नहीं हुआ है? जी जी, कोई मसला नहीं, अभी 4 मिनट हैं। जैसे कोरेल ड्रा वगैरह में ऑटो क्या बोलते
जी जी। इसी वो तो इसमें क्या वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि इसमें ऑटोमेटिक ये भी फाइल को ट्रेस कर लो? नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसकी जो सी एक चीज़ है ना इसके अंदर उससे मुतालिक नेक्स्ट इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट उसके लिए निकालेंगे, वो भी बताऊंगा। है इसमें वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। परेशान नहीं होना आपने। ठीक हो गया। ये, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।